which in the power plants in which steam is used as a working fluid. Steam is used as a working fluid is known as steam power plant. Is known as steam power plant. So the power cycles or the thermodynamic cycles in which the vapor is used as a working fluid are known as vapor power cycles, and generally or most commonly used vapor is steam. So the vapor power cycle in which the steam is used as a working fluid are known as steam power plant. ठीक है, तो आपसे अगर कोई वेपर पावर प्लांट की बात करता है या स्टीम पावर प्लांट की बात करता है तो दोनों लगभग सेम ही चीज है, क्योंकि लगभग 90% तक जो पावर प्लांट होते हैं उसमें वर्किंग फ्लूइड जो है वाटर का यूज करते हैं। दैट मींस उसमें जो पावर प्रोड्यूस किया जाएगा वो स्टीम के थ्रू ही पावर प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, कुछ एक में हम मर्क्यूरी वगैरह का भी यूज करते हैं, मर्क्यूरी ऑपरेटेड थर्मल पावर प्लांट का भी यूज किया जाता है, लेकिन वो काफी कम यूज होते हैं। हाँ जी, यही पूछा सर। और इसके अलावा मर्क्यूरी का भी यूज करते हैं, हम पढ़ेंगे। बाइनरी पेपर साइकिल करके टॉपिक रहेगा जिसमें मर्क्यूरी जो है उसको हम वर्किंग फ्लूइड के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट लगभग जितने भी पावर प्लांट है वो आप समझ लीजिए कि स्टीम ऑपरेटेड ही होते हैं, क्योंकि इसका रीजन ये है कि आपको इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है, आपको बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए रहेगा स्टीम बनाने के लिए। तो अगर इस वाटर के अलावा आप कोई और सब्सटेंस का यूज करते हैं वेपर फॉर्मेशन के लिए तो वो काफी कॉस्टली पड़ जाता है। तो इसलिए जितना भी है लगभग जो वाटर होता है ऑलमोस्ट वो फ्रीली अवेलेबल होता है, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। जो रेन वाटर होता है आप उसको स्टोर कर सकते हैं। कहाँ पे स्टोर करते हैं? उसको स्टोर करते हैं डैम बना के। ठीक है, तो डैम में आपको एक डैम प्रिपेयर करना पड़ता है, तो जो आपका रेन वाटर होता है मोस्टली आप उसी से रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। वो लगभग फ्रीली अवेलेबल होता है। तो लगभग जितने भी थर्मल पावर प्लांट होते हैं उसमें जो वर्किंग सब्सटेंस है वो स्टीम का ही यूज किया जाता है। ठीक है, तो वेपर पावर साइकिल से मतलब हम जनरली ये लगा सकते हैं कि स्टीम पावर प्लांट की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे देखिए अगला टॉपिक रहेगा इसमें बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ स्टीम पावर प्लांट। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ स्टीम पावर प्लांट। स्टीम पावर प्लांट कोई भी स्टीम पावर प्लांट में कुछ बेसिक कंपोनेंट क्या होते हैं। तो अगर आपको ध्यान हो तो हमारा जो पहला लेक्चर था फर्स्ट डे हमारी जो क्लास थी उसमें मैंने आपको ये बताया था कि वो कोई भी थर्मल पावर प्लांट है तो उसमें बेसिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। वैसे तो लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स। बहुत सारे कई सारे कंपोनेंट होते हैं, इतने सारे कि आप देख देख के परेशान हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट जो है 4 कंपोनेंट को इम्पोर्टेंट माना जाता है, उनके बिना कोई भी थर्मल पावर प्लांट को आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट इसमें कौन सा होता है? बॉयलर। ठीक है, तो बताइए बॉयलर का क्या फंक्शन है। बॉयलर को अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में दिखाना तो आप इसको सर्कल के थ्रू शो कर सकते हैं। मान लीजिए ये आपका बॉयलर है। ठीक है, बॉयलर में क्या होता है, आप वाटर फिल करते हैं तो वाटर की वेपर फॉर्मेशन का नाम क्या जाता है। ठीक, बॉयलर को इनपुट कहां से मिलता है? हीट पंप। किससे? हीट पंप। हाँ, वाटर को इनपुट के लिए हमें क्या देना होगा? फीड पंप। तो फीड पंप को इंडिकेट करने के लिए पावर प्लांट में हम साइन का यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? फीड पंप। फीड पंप को आप दो तरीके से यूज करते हैं। जो कंडेंसेट आ रहा है, कंडेंसेट दैट मींस जब आप स्टीम को फिर से कंडेंस करा लेते हैं वाटर के फॉर्म में, उसे हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेट। वो कंडेंसेट को लेके भी सप्लाई कर सकता है, अदरवाइज आप उसके थ्रू नया वाटर भी सप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बैकअप वाटर, ठीक है। या तो उस केस में क्या है कि आप उसके थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। तो हमारी प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है? नंबर 1 पॉइंट हम किसको देंगे? यहाँ पे जो कंप्रेसर हो रहा है, ठीक है, 1 हो गया फीड पंप पे, ये पॉइंट 1 यहाँ पर भी रहेगा। 1 से लेके 2 तक जो प्रोसेस होगी वो कौन सी होगी? हीटिंग की प्रोसेस, वाटर को हीट किया जाएगा। अब ये लिख लो हमेशा के लिए कि जब भी हम बॉयलर की बात करेंगे, बॉयलर में हमेशा जो प्रोसेस होती है वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होती है। वहां पर प्रेशर कैसा होगा? कांस्टेंट। टेम्परेचर कैसा होगा? कांस्टेंट। तो जब भी आप पीवीटीएस डायग्राम बनाएंगे, पीवीटीएस डायग्राम जब आप बनाएंगे बॉयलर के कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, थर्मल पावर प्लांट का कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, तो आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि बॉयलर के अंदर जो भी प्रोसेस होती है वो हमेशा कांस्टेंट प्रेशर पे होती है और कांस्टेंट वॉल्यूम, सॉरी कांस्टेंट टेंपरेचर पे होती है, ठीक है। तो 1 से लेके तो यह एक काम कीजिए, प्रोसेस आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी, कहाँ से? पंप से। तो 1 प्रोसेस हमेशा यहाँ होगी, 1 के बाद ये पॉइंट आपको क्या मिल जाएगा? 2। तो 1 to 2 क्या होगा? कंप्रेशन। किसका कंप्रेशन? वाटर का, ठीक है। और ये कंप्रेशन जो इमेजिन किया जा रहा है कैसा रहता है? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। कैसा रहेगा? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो जो भी थर्मल पावर प्लांट है उसमें जो भी आप फीड पंप यूज करते हैं, उस फीड पंप में हमेशा जो कंप्रेशन होगा वो कैसा होगा? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। याद रखने के लिए लिख लीजिए S is equal to constant। S means entropy और आइसेंट्रोपिक का मीनिंग है the process in which the entropy of the system remains constant, ठीक है। 1 से 2 ये प्रोसेस भी आपकी हो गई। 2 के बाद भी 2 से 3 जो होगी प्रोसेस, 2 से 3 प्रोसेस में आप क्या करेंगे? बॉयलर के अंदर वाटर को आप स्टीम में कन्वर्ट करेंगे और वो प्रोसेस जो रहेगी वो कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेंपरेचर होगी। अब ये जो स्टीम बन गई है, इस स्टीम को कहां पे सप्लाई कर देंगे हम? टरबाइन, ठीक है। टरबाइन को शो करने के लिए जो सिग्नल हम यूज करते हैं वो कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। और टरबाइन के साथ एक जनरेटर लगा दिया जाता है, यहाँ पे जनरेटर लगा रहा हूं, ये हो गया हमारा टरबाइन। ठीक है, तो 3 वाली प्रोसेस यहाँ पर भी 3 ही रहेगी। 3 से जो 4 तक की प्रोसेस हो रही है वो टरबाइन में होगी। टरबाइन भी आइसोलेटेड मानते हैं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती है इसमें। यहाँ पर भी एंट्रोपी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। टरबाइन रोटेट होगी। जो भी हाई प्रेशर वाली स्टीम आपने सप्लाई की है, जो भी हाई प्रेशर स्टीम आपने सप्लाई की है वो टरबाइन पर जाएगी। टरबाइन पर एक फोर्स अप्लाई करेगी और उस टरबाइन को रोटेट कराएगी। टरबाइन रोटेट होगी तो उसके साथ जो जनरेटर है उसको आपको डायरेक्टली कपल करना है, ठीक है। जनरेटर इसके साथ डायरेक्टली कपल कर रखा है। जनरेटर रोटेट होगा, जनरेटर में स्टेशनरी और रोटेटिंग मैग्नेट का सेट लगा होता है। और हमें जब पता है कि अगर एक स्टेशनरी मैग्नेट है और दूसरा रोटेटिंग मैग्नेट है, वहां पर ईएमएफ या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या वोल्टेज जनरेट होता है, उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। इसके बाद फिर जब आगे बढ़ेंगे हम, यहाँ पर एक कंडेंसर लगा होगा, हाँ जी, 3 से 4 तक जो प्रोसेस है एंट्रोपी कांस्टेंट है, दैट इज नोन एज आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, ठीक है। तो टरबाइन में हमेशा कौन सी प्रोसेस होती है? आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। वहां पर एंट्रोपी कांस्टेंट मानते हैं और वहां पर जो चेंज आता है वो किस में आता है? एंथैल्पी में, ठीक है। तो एंथैल्पी में चेंज होता है लेकिन एंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट रहती है। स्टीम जो है वो उसके ऊपर टरबाइन के ऊपर आकर एक्सपांड होती है और उस टरबाइन को रोटेट कराती है। टरबाइन रोटेट होती है और उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसके बाद जो वाटर है इसको हमने सप्लाई करा है
कंडेंसर में भी फिर से कॉइल्स लगी होती है, वाटर कॉइल्स के थ्रू सप्लाई होता है, या सरफेस टाइप का कंडेंसर भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कंडेंसर को शो करने के लिए मैं इस तरीके से कुछ यूज कर रहा हूँ सिंबल। अब कंडेंसर के अंदर और बॉयलर के अंदर जो प्रोसेसेस होती है वो सेम ही होती है। दैट मींस कंडेंसर की बात की जाए तो कंडेंसर में भी प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है, और कंडेंसर में टेम्परेचर भी क्या होगा, कांस्टेंट। अभी आगे अपन बात करेंगे कि भैया ये टेम्परेचर प्रेशर दोनों क्यों कांस्टेंट रखते हैं या होते हैं, ठीक है। अब कंडेंसर दैट मींस इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू कंडेंस द स्टीम इनटू वाटर। कंडेंसर में स्टीम जो होती है वो वाटर में कंडेंस करने का काम करती है। तो कंडेंस कराना दैट मींस आपको उस स्टीम में से हीट को रिमूव करना पड़ेगा, उसमें से हीट को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो हीट एब्जॉर्ब करने के लिए क्या करेंगे, कुछ ऐसा डिवाइस ऐसा कुछ सप्लाई करना पड़ेगा हमें जिससे कि क्या हो, हीट वहां से इवॉल्व हो। क्या करेंगे, यहां से हम वाटर सप्लाई करेंगे। किस टाइप का वाटर रहेगा, ये कोल्ड वाटर, ठीक है। और ये कोल्ड वाटर जो है इसके कांटेक्ट में आएगा स्टीम के, और यहां से हॉट वाटर के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, ठीक है। फिर सवाल होता है कोल्ड वाटर आया कहां से, क्योंकि इतनी सारी स्टीम बन रही है, 50 टीपीएच 50 टन्स पर आवर स्टीम अगर आप जनरेट कर रहे हैं या 100 टीपीएच स्टीम जनरेट कर रहे हैं, तो उसको कोल्ड कराने के लिए आपको काफी अमाउंट में कोल्ड वाटर भी चाहिए रहेगा। ये कोल्ड वाटर कहां से आता है, ये कोल्ड वाटर आता है कूलिंग टावर से। कहां से, कूलिंग टावर एक ऐसा थोड़ा बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, काफी बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है जो कि हम कूलिंग टावर, काफी ह्यूज स्ट्रक्चर होता है, काफी बड़ा स्ट्रक्चर होता है। उसमें वाटर को हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव कराते हैं। जो हॉट वाटर आता है उस हॉट वाटर को यहाँ सप्लाई किया जाता है। उस हॉट वाटर को आप जब उस कूलिंग टावर से पास कराते हैं तो वो कोल्ड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, और उस कोल्ड वाटर को हम फिर से यहाँ पे सप्लाई कर देते हैं। पूरा एक टॉपिक है कूलिंग टावर जो है, पूरा एक यूनिट हमको पढ़ना है उसकी, ठीक है। इतना आया समझ में। तो कंडेंसर के अंदर प्रोसेस कैसी हो रही है, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर। तो प्रोसेस हो गई 2 से 3 3 to 4 4 to 5 ना बोलते हुए हमेशा फिर से क्या बोल रहे हैं 4 to 1, ठीक है। तो वो ये पूरा साइकिल कंटिन्यूअसली चलता रहता है, ठीक है। अब इसमें दो चीजें होती है, इसको लिख लीजिए मेकअप वाटर, यहाँ लिखने की बजाय अपन यहाँ बनाते हैं इसको, ठीक है, मेकअप वाटर। अब आइडियली ऐसा माना जाता है कि जो वाटर आपने इसमें सप्लाई करा है बॉयलर में, वही वाटर कहां पर गया, टरबाइन पे गया स्टीम के फॉर्म में, टरबाइन पे टरबाइन को कंडेंसर में कंडेंस हो गया, और फिर वही वाटर आप फिर से सर्कुलेट करा रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, कुछ वाटर का लॉस होता रहता है कंटिन्यूअसली। तो वो वाटर का जो लॉस हुआ है उसकी पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कुछ मेकअप वाटर सप्लाई करना पड़ता है, अलग से बाहर से उस सर्किट में वाटर आपको डालना पड़ेगा। आइडियली ये पूरा क्लोज सर्किट होता है, ठीक है। मतलब एक बार आपने जो वाटर फिल कर दिया उसी से पूरा ये साइकिल आपका चलते रहना चाहिए। लेकिन हमें पता है कि ये आइडियल सिचुएशंस जो है वो अचीव करना मुश्किल है, कुछ ना कुछ वाटर इधर उधर कहीं लीक कर जाता है। तो उस वाटर की पूर्ति के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कुछ मेकअप वाटर सप्लाई करना पड़ता है एट द स्टार्ट ऑफ द पंप, ठीक है। तो ये कंपोनेंट जो है बेसिक कंपोनेंट किसी भी थर्मल पावर प्लांट के चार कंपोनेंट को माना जाता है, बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर और फीड पंप। ये चारों किसी भी थर्मल पावर प्लांट के बेसिक कंपोनेंट होते हैं। इसके अलावा जब आप एक्चुअल थर्मल पावर प्लांट देखेंगे या कहीं जाने का मौका मिलेगा आपको, वहां पर लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, ठीक है।
अलग अलग टाइप के ड्राफ्ट पेन होंगे, ड्यूस डॉट पेन होंगे, फोर्स डॉट पेन होंगे, अलग अलग टाइप के उसमें इकोनोमाइजर, पूरा पूरा जो भी असेंबली अपने बॉयलर से रिलेटेड पढ़ी है, माउंटिंग एक्सेसरीज पढ़ी है, वो सारी चीजें आपको वहां देखने को मिलती है। इसके अलावा पूरा जनरेटर का एक अलग से बिल्डिंग होता है, पूरा जनरेटर से रिलेटेड सारे काम करना होते हैं। ये काफी बड़ा स्ट्रक्चर होता है। शॉर्ट में अगर हम समझे तो इसके बेसिक 4 कंपोनेंट ही होते हैं। ठीक है, तो चाहो तो मैं आपको लिखवा देता हूँ, इसमें कुछ थ्योरी लिखना हो आपको तो। ठीक है, लिखिए कंपोनेंट लिख लीजिए, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ पहला क्या है, स्टीम बॉयलर। फर्स्ट कंपोनेंट इज स्टीम बॉयलर। स्टीम बॉयलर ठीक है, सिंपल सा है। इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट, लिख लीजिए, विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट द फीड वाटर, which is used to convert the feed water into steam. Feed water into steam. The steam boiler is a device which is used to convert the feed water into steam. Full stop के बाद लिखना। In the boiler, the fuel, in the boiler, the fuel, ब्रैकेट में लिखिएगा, coal or oil, coal or oil, bracket close, is burned in the presence of, is burned in the presence of air, is burned in the presence of air. The energy released due to, the energy released due to combustion of fuel, the energy released due to combustion of fuel is utilized for, is utilized for converting the feed water, is utilized for converting the feed water into steam, converting the feed water into steam. ठीक है, सेकंड लिखिए स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन, the steam generated into the boiler, the steam generated into the boiler is supplied, is supplied to steam turbine, is supplied, is supplied to the steam turbine. तो जो स्टीम जनरेट हुई है बॉयलर में उसको हम कहां सप्लाई कर रहे हैं, स्टीम टरबाइन, where it expands, where it expands adiabatically, where it expands adiabatically up to the condenser pressure, adiabatically up to the condenser pressure. स्टीम एक्सपांड होगी एडियाबेटिकली, कहां तक एक्सपांड होगी, अप टू द कंडेंसर प्रेशर। अब एक बात समझ लो, कंडेंसर का जो प्रेशर है वो मिनिमम मेंटेन किया जाता है। ठीक है, मतलब वो बिल्कुल वहां पर बिल्कुल मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा स्टीम एक्सपांड होगी, जितना ज्यादा स्टीम एक्सपांड होगी उतना ही ज्यादा आपको क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा। एक चीज हम यहाँ दिखाना भूल गए इस डायग्राम में, स्टीम रोटेट होती है तो यहाँ पर एक वर्क जनरेट होता है, मैकेनिकल वर्क जनरेट होता है, जिसको हम डिनोट करते हैं WT से, उसको बोलते हैं हम टरबाइन वर्क। ठीक है, तो जितना ज्यादा स्टीम एक्सपांड होगी उतना ज्यादा क्या मिलेगा, वहां पर टरबाइन वर्क मिलेगा।
उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी कंडेंसर है उसका प्रेशर मिनिमम जितना भी पॉसिबल हो उतना मिनिमम आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा फायदा क्या है, प्रेशर वहां पर मिनिमम होने के कारण जो स्टीम है जो कि वेपर फॉर्म में है उसको आप लिक्विड फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टीम कहां तक एक्सपांड होगी, जो भी कंडेंसर का प्रेशर आपने डिजाइन किया है उस प्रेशर तक स्टीम एक्सपांड करेगी। आगे लिखिए, कंडेंसर प्रेशर, और इस कंडेंसर प्रेशर को एग्जॉस्ट प्रेशर भी बोलते हैं। कंटिन्यू में लिखिए, कंडेंसर प्रेशर के आगे लिखिएगा और एग्जॉस्ट प्रेशर, और एग्जॉस्ट प्रेशर और बेक प्रेशर, BACK बेक प्रेशर, हाँ BACK बेक प्रेशर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो प्रेशर बॉयलर कंडेंसर के अंदर जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को हम कंडेंसर प्रेशर भी बोलते हैं, एग्जॉस्ट प्रेशर भी बोलते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, बेक प्रेशर, ठीक है। तो ये अगर आपसे कोई पूछता है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे लिखिए फुल स्टॉप के बाद, it produces mechanical work WT, it produces mechanical work WT, which is further converted into electrical energy, which is further converted into electrical energy by generator, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि बॉयलर में स्टीम जनरेट हुई, जो भी स्टीम जनरेट होती है बॉयलर में उसको हम कहाँ पे सप्लाई करते हैं, टरबाइन में। टरबाइन में स्टीम जो है एडियाबेटिकली एक्सपांड होती है, एडियाबेटिक प्रोसेस होती है, और रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस जो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, ठीक है। तो एडियाबेटिकली एक्सपांड होगी, कहां तक एडियाबेटिकली एक्सपांड होती है, अप टू द कंडेंसर प्रेशर और एग्जॉस्ट प्रेशर और बेक प्रेशर, ठीक है। और जब ये प्रोसेस होती है तो स्टीम के अंदर जो प्रेशर जनरेट था उस हाई प्रेशर के कारण स्टीम रोटेट करती है, स्टीम रोटेट करेगी तो वहां पर आपको एक मैकेनिकल वर्क मिलता है जिसे बोलते हैं WT, दैट मींस टरबाइन वर्क। और इस टरबाइन वर्क इसके साथ डायरेक्ट टरबाइन के साथ हमने किसको कपल कर रखा है, जनरेटर को। जनरेटर रोटेट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो मेन फंक्शन आपका जो यहाँ पर है वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। ये साइड आपको क्या शो कर रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो चुकी है, ठीक है। आगे लिखिए थर्ड, कंडेंसर। कंडेंसर में लिखिएगा, the exhaust steam from the steam turbine, the exhaust steam from the steam turbine is passed through, the exhaust steam from a steam turbine is passed through a heat transfer device, is passed through a heat transfer device known as condenser, heat transfer device known as condenser. The steam is condensed into, the steam is condensed into की जगह लिखिए, the steam is condensed in the condenser, the steam is condensed in the condenser by rejecting heat, by rejecting heat to cooling water, heat to cooling water circulated in the cooling water circulated in the condenser, cooling water circulated in the condenser. The condensed steam
फुल स्टॉप के बाद लिखना द कंडेंस्ड स्टीम is known as condensate. Is known as condensate. कंडेंसेट, ठीक है। जो कंडेंस्ड स्टीम है वो भी काफी हॉट कंडीशन में रहेगी, ठीक है। और हॉट वाटर बोल सकते हैं एक तरीके से, जो भी हॉट वाटर मिलता है हमें उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेट। और ये कंडेंसेट फिर से यहाँ पे सप्लाई कर दिया जाता है फीड पंप में, और ये पूरा साइकिल इस तरीके से चलता रहता है, ठीक है। कहीं कहीं पे कंडेंसेट का लॉस हो जाता है, जितना वाटर आपने इनिशियली बॉयलर को सप्लाई किया था उतना पूरा वाटर आपको नहीं मिल पाता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेकअप वाटर सप्लाई करना पड़ेगा। और ये मेकअप वाटर कहाँ से मिलता है आपको, इकोनोमाइजर से। तो जो इकोनोमाइजर से मेकअप वाटर आ रहा है वो आप वहां पर सप्लाई कर सकते हैं। ये बेसिक कंपोनेंट हुए किसी भी थर्मल पावर प्लांट के। इसमें चौथा एक और बच रहा है हमारा पंप। पंप के बारे में भी लिख लीजिए, फीड पंप में लिखिएगा the feed pump increases the feed pump increases the pressure of the feed pump increases the pressure of condensate pressure of condensate pressure of condensate up to the boiler pressure, up to the boiler pressure. The feed pump increases the pressure of condensate up to the boiler pressure at the expense of work done on the pump. At the expense of work done on the pump. At the expense of work done on the pump. ठीक है, तो पंप पे आपको वर्क करना पड़ेगा, पंप में वर्क करना पड़ेगा, दैट मींस इसको आपको क्या देना पड़ेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी। तो ये जो पंप होता है ये भी काफी अमाउंट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है। उसको कहां से मिलेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो पावर प्लांट से जनरेट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी उसी का कुछ पार्ट हम इसको सप्लाई कर देते हैं। नियरली 10 किलोवाट का पंप हम यूज करते हैं, इसे 10 किलोवाट के कई सारे पंप वहां पर हमें यूज करना पड़ता है। 10 किलोवाट मतलब काफी ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी इसमें लगती है, ठीक है। तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक है कार्नोट वेपर साइकिल। ठीक है, कार्नोट वेपर साइकिल। मैं इसका पीवी और टीएस डायग्राम बता रहा हूं, आप भी बना लीजिएगा इसको।
ठीक है, तो 1 से लेके 2 तक कौन सी प्रोसेस होती है? कंप्रेशन की प्रोसेस है। ठीक है, तो अगर पीवी डायग्राम में देखेंगे तो कंप्रेशन की प्रोसेस में क्या होता है? प्रेशर इंक्रीज होगा और वॉल्यूम डिक्रीज होगा। मान लीजिए वॉल्यूम पहले V1 था, वो डिक्रीज होकर कितना हो जाएगा? V2 हो जाएगा। प्रेशर इनिशियल जो था वो P1 था, इंक्रीज होकर आपको प्रेशर मिलेगा P2। ठीक है, वैसे अगर इसे टीएस डायग्राम में देखेंगे तो 1 से लेकर 2 तक जो प्रोसेस हो रही है वो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन की प्रोसेस है। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, पंप में हमेशा क्या होगा? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन दैट मींस एंट्रोपी जो फर्स्ट पॉइंट होगा और सेकंड पॉइंट होगा, दोनों पॉइंट पे जो एंट्रोपी की वैल्यूज होगी वो दोनों क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, S1 S2। यहाँ 1 से लेके 2 तक जो प्रोसेस है उसको मैं S कांस्टेंट लिख रहा हूँ, दैट मींस आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। और ये प्रोसेस कहाँ पे हो रही है? फीड पंप में। ये प्रोसेस S कांस्टेंट वाली कहाँ पे है? फीड पंप। 2 से लेके 3 तक की बात करें तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि बॉयलर में प्रेशर कैसा मानते हैं हम? कांस्टेंट। तो 2 से लेके 3 तक जो प्रेशर है वो क्या हो गया? कांस्टेंट। P2 P3। यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट होगा 2 से लेके 3 तक। साथ ही साथ इसमें टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है। तो टीएस डायग्राम में हम देखेंगे तो यहाँ टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है, दैट मींस T2 T3। और क्योंकि ये हायर टेम्परेचर पे है इसलिए इसको मैं नाम दे देता हूँ दैट मींस हायर टेम्परेचर। नीचे वाला जो टेम्परेचर है T1 T4, उसको हम नाम दे देते हैं TL, क्योंकि ये लोअर टेम्परेचर है। ठीक है, इतना आ रहा है सबको समझ में? तो बॉयलर के अंदर प्रेशर भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। ठीक है, और आगे बढ़ते 3 से लेकर 4 तक की जो प्रोसेस हो रही है वो कहाँ पे है? टरबाइन में। तो टरबाइन में कैसी प्रोसेस होती है? आइसेंट्रोपिक। ठीक है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। यहाँ फिर से एंट्रोपी क्या है? कांस्टेंट है। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। अब ये 3 से लेकर 4 तक जो है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है। यहाँ पर अगर 2 पॉइंट पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको पूरी तरीके से वाटर मिलता है। 3 पॉइंट पर आपको कंप्लीटली स्टीम मिलती है, दैट इज ड्राई स्टीम। और 2 और 3 के बीच में जो मिलती है हमें वो वेट स्टीम मिलती है। ठीक है, इसमें वाटर और स्टीम का मिक्सचर मिलता है। अब अगर इस ड्राई स्टीम को फिर से हीट कर दिया जाए, ड्राई स्टीम को अगर हम फिर से हीट करते हैं और एक्स्ट्रा हीट सप्लाई करते हैं तो क्या बन जाती है? सुपर हीटेड स्टीम। और आप अगर उस सुपर हीटेड स्टीम को एक्सपांड कराते तो यहाँ पर 2 तरीके से मैंने बता रखी है प्रोसेस। अगर ड्राई स्टीम को अगर आप एक्सपांड करा रहे हैं टरबाइन में तो वो 3 से लेके कहां तक आएगी? 4 तक। और अगर आप सुपर हीटेड स्टीम को एक्सपांड करा रहे हैं तो 3 डेज से 4 डेज तक जाएगी। और इस तरीके से ये डोम आपको बना हुआ दिखेगा। ठीक है, कहां तक पहुंच गए हम? टरबाइन तक। तो टरबाइन में प्रोसेस कौन सी हो रही है? आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन की। तो 3 से लेकर 4 तक क्या हो गया? आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। उसके बाद कहां पे गए? कंडेंसर। कहां गए? कंडेंसर। कंडेंसर में क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है। और कंडेंसर में प्रेशर जो होता है वो भी कांस्टेंट होता है। कंडेंसर प्रेशर बोलते हैं उसको। ठीक है, यहाँ पर ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो इस तरीके से ये पूरा साइकिल जो है ये कंप्लीट होता है, जिसको बोलते हैं कार्नोट साइकिल। लेकिन अब दिक्कत क्या है
कि हमें पता है कि कार्नोट साइकिल जो होता है वो एक आइडियलाइज साइकिल होता है, ठीक है। इसकी इफिशिएंसी कितनी होती है? 100% मैक्सिमम, ठीक है। Efficiency of Carnot cycle is always maximum, but the condition is that it is for fixed temperature range. Fixed temperature range. That means या फिक्स्ड टेम्परेचर लिमिट्स बोलना ज्यादा सही रहता है, फिक्स्ड टेम्परेचर लिमिट्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने एक हायर प्रेशर सिलेक्ट कर लिया और एक लोअर प्रेशर सिलेक्ट कर लिया। मान लीजिए मेरा हायर टेम्परेचर जो है, हायर टेम्परेचर है 500 डिग्री सेंटीग्रेड, लोअर टेम्परेचर मैंने सिलेक्ट कर लिया 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 500 डिग्री सेंटीग्रेड और 50 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में दुनिया भर के अगर सारे साइकिल्स को मैं ऑपरेट कराता हूं तो उसमें मुझे सबसे ज्यादा एफिशिएंसी किसकी मिलेगी? कार्नोट साइकिल। और ये कैसा साइकिल है? आइडियलाइज साइकिल है, क्योंकि इसमें जो प्रोसेसेस हमने इमेजिन की है वो प्रोसेसेस कैसी होती है? आइडियलाइज होती है, और उसको एक्चुअल में अचीव करना काफी डिफिकल्ट होता है, ठीक है। इसलिए इस टाइप का साइकिल अभी तक बन नहीं पाया है। एक्चुअल साइकिल जो बनते हैं वो रिंगाइन साइकिल पे वर्क करते हैं। तो नेक्स्ट जो भी लेक्चर हमारा रहेगा उसमें हम एक बार फिर से कार्नोट साइकिल पढ़ेंगे, उसका डेरिवेशन देखेंगे और ये देखेंगे कि कार्नोट साइकिल को क्यों नहीं बनाया जा सकता है, और अगर नहीं बनाया जा सकता तो फिर रिंगाइन साइकिल किस तरीके से हमने डिवाइस किया है, ठीक है। ये सारा काम करेंगे अगला वाला जो भी हमारा लेक्चर होगा, ठीक है।